गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, जिसका पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसमें बताया था कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाकर आपको बताया था और कहा था कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में उतारना है। तो सभी ने अच्छी तरीके से उसको समझ भी लिया होगा और गृह कार्य के रूप में उस प्रश्न को कर भी लिया होगा। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना कैसे की होगी। अर्थात कहा जाता है ना कि किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता है तो जन्म के आधार पर नहीं और कर्म के आधार पर होना चाहिए। यही हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों जो विशेष प्रकार के अधिकार उनको प्राप्त थे के अंत की कल्पना की। अर्थात किस प्रकार से उन्होंने इस कार्य को किया था, यही हम इसमें पढ़ेंगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियाद बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम उस समय उपलब्ध नहीं थे। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी के अंतर्गत एक सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे मध्य वर्ग कहा गया है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि मध्य वर्ग किसे कहा गया, तो आप लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ था, उसे ही मध्य वर्ग कहा गया है, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। साथ ही ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग ही उन चीजों को खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा और कौन कौन से लोग काम करते थे? उसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसके अंतर्गत शामिल थे, वह भी इसमें काम करते थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर उनको यह अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा कह सकते हैं कि उनमें उस कार्य को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अर्थात सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए थी। यही इसके अंतर्गत बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की जो परिकल्पना है, उसे जॉन लॉक और जोब ने, जो जैसे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का भी खंडन किया है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान से एक बार और सुनेंगे कि लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का खंडन भी किया था। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों एवं सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस उस समय हुआ करती थी। अर्थात यह चर्चा का विषय बना हुआ था। कहीं पर भी कोई संगोष्ठी हो रही है या कहीं 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलकर बैठते हैं, तो वापस उन व्यक्तियों के बीच में इस बात को लेकर, इस चर्चा को लेकर बहस छिड़ जाती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से भी इसी चर्चा को उजागर किया जाता था और ज्यादा से ज्यादा इसी का ही प्रचार प्रसार हुआ करता था। राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने लगे। किसके द्वारा? लुई 16वें के द्वारा। साथ ही यह भी खबर हुई कि इन विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था को देखते हुए उस समय वहां की जो जनता थी वह क्रुद्ध हो गई थी और उनमें गुस्सा बढ़ गया था और यह एक आतंक का माहौल भी उस समय बन रहा था। आगे आप
क्रांति की शुरुआत, अर्थात फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो दूसरा पॉइंट आप जरूर नोट करोगे इसका, क्रांति की शुरुआत, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। कौन सी संस्था थी यह? एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स, अर्थात मैंने आपको कल जो डायग्राम बनाकर बताया था प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें किस किस प्रकार के व्यक्ति आते थे वर्ग पूरा मैंने आपको बताया था। तो तीसरे प्रकार की जो संस्था थी, इस संस्था में बैठक कब बुलाई जाए, इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, अर्थात वहां पर जो व्यक्ति थे 21 वर्ष पहले इनकी आयु थी कि 25 वर्ष से नीचे जो व्यक्ति होता है वह वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे नियम बदलते गए और अंतिम आयु उनकी 21 वर्ष कर दी गई। अर्थात जो 21 वर्ष का व्यक्ति होता था, 21 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होता था, उसको वोट देने का अधिकार होता था। उससे नीचे आयु के जो व्यक्ति होते थे उनको वोट का अधिकार नहीं होता था। और वर्तमान में यह आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। इस बार भी लुई 16वें की प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे वहां के लोग। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने एक मांग रखी थी। वह मांग कौन सी थी कि अब की बार पूरी सभा का मतदान कराया जाना चाहिए, अर्थात जो पूरी सभा थी सभी का क्या करवाना चाहिए था? मतदान करवाया जाना चाहिए था, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, अर्थात किसी को भी मत से वंचित नहीं किया जा सकता है, वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, कौन सा प्रस्ताव कहा गया था कि हर नागरिक को अपना एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। जब इस प्रस्ताव को उस सभा के अंतर्गत रखा गया तब क्या हुआ? इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, अर्थात अस्वीकार कर दिया गया। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए थे और छोटी छोटी बातों को लेकर, अर्थात इनको कहा जाएगा छोटी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी और इन्हीं बातों के कारण फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका आरंभ शुरू हो चुका था, अर्थात वह शुरू होने के लिए अनेक कारण उस समय उत्पन्न हो गए थे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, अर्थात जनता में जो शासक था उसके प्रति आक्रोश भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था और एक सीमा तक उन्होंने सहन किया था। उसके बाद यह विद्रोह का रूप धारण करने लग गई थी। उस समय जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, उन तिथियों पर क्या क्या हुआ था वह मैं आपको मौखिक रूप से सुना रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और अगर आप नोट भी करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में जैसे कि 1774, आप जरूर लिख लेंगे इसको कि यह जो महत्वपूर्ण तिथि थी, ऐसे एक एक तिथि में अलग अलग लिखूंगी कि उस समय क्या क्या हुआ था, तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और इसको आप अपने नोट में नोट भी कर सकते हैं। लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। कब बनता है? 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस का राजा कौन था, कब बना था, तो लुई 16वां था जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था। सरकारी खजाना उस समय क्या हो चुका था? पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जब लुई 16वां फ्रांस का शासक बना उस समय सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका था। कौन सा समय था? 1774 ईस्वी में। और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था, अर्थात उस समय जो समाज की स्थिति थी वह संतोषजनक नहीं थी। 1789 अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। स्टेट्स जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है। कब करता है? 1789 ईस्वी में। बास्तिल पर हमला होता है, साथ ही देहात में किसानों का विद्रोह भी उग्र रूप धारण कर लेता है और उस समय वहां पर किसानों का विद्रोह भी होता है। तीसरा जो सन है वह है 1793। इस समय कौन सी घटना हुई थी? 1793 ईस्वी में
बनाया गया कब? 1791 ईस्वी में। आगे आप देखोगे 1792 से 93 तक, 1792 से 93 तक यह चौथी घटना। इस सन के अंतर्गत क्या क्या हुआ था? फ्रांस उस समय गणराज्य बन जाता है। कब? 1792 से 93 के मध्य फ्रांस एक गणराज्य बन जाता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। उस समय जो राजा होता है उससे जनता, आम नागरिक खुश नहीं होते हैं, विद्रोह हो जाता है और उस समय क्या किया जाता है, जो राजा होता है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, सिर को काट दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन उस समय हो जाता है। साथ ही फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन भी लागू हो जाता है। 1804 ईस्वी आप ध्यान रखोगे, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। कौन बनता है? नेपोलियन। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोटबुक में टिक भी कर दीजिएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर वह अपना कब्जा कर लेता है और सारे राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। 1815 ईस्वी लिखोगे आप, छठा क्वेश्चन है। 1815 के अंतर्गत क्या होता है कि 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। किस समय? 1815 में। तो ये जो महत्वपूर्ण तिथियां थी वह मैंने आपको बताई। ध्यानपूर्वक आप सभी ने अपनी नोटबुक में इनको लिखा भी होगा, सुना भी होगा और सभी से निवेदन करती हूँ कि इन महत्वपूर्ण तिथियों को आप साथ का साथ याद भी कर लीजिएगा। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, अर्थात जो सम्राट होता है उसकी भी शक्तियां होती है, उन शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र नंबर 7 में बताया गया है। अर्थात फ्रांस का जो राजतंत्र था उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था न्यायपालिका, जिसमें न्यायाधीश होते हैं और व्यक्ति अपने वोट के द्वारा उनको चुनते हैं। फिर एक कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट और मंत्री आ जाते हैं। यह नियंत्रण निषेध के द्वारा भी चुने जा सकते हैं। फिर तीसरा जाता है विधायिका, विधायिका के अंतर्गत नेशनल असेंबली, निर्वाचन और इनको भी वोट का अधिकार रहता है, जिनमें सक्रिय नागरिक जो होते हैं वे वोट दे सकते हैं और निष्क्रिय नागरिक ऐसे होते हैं जो वोट का अधिकार रखते हुए भी वोट नहीं दे सकते, अर्थात उनकी आयु होती है फिर भी उस समय 25 वर्ष आयु कर रखी थी, तो 25 वर्ष के कम उम्र के जो व्यक्ति थे वो मताधिकार नहीं कर सकते थे और 25 या 25 से ऊपर की एज के जो व्यक्ति थे उनको यह अधिकार दिया गया था। सन 1793 में संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। कब सौंप दिया था? 1791 ईस्वी में। नेशनल असेंबली जो थी वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता था। सर्वप्रथम नागरिक जो होते थे वह एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, अर्थात उस समय 25 वर्ष की आयु निश्चित की गई थी। जो पुरुष होते थे वही वोट देते थे, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखा जाता था, अर्थात महिलाएं भी उस समय वोट नहीं दे सकती थी और ऐसे व्यक्ति जो 3 दिन तक मजदूरी करके कर नहीं चुकाते थे, ऐसे व्यक्तियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की जो उच्चतम श्रेणी होती है उसमें उनका स्थान होना बहुत ही जरूरी होता था। ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है लेकिन उनका कर नहीं चुका पाता था या करदाताओं की उच्चतम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था, ऐसा व्यक्ति उस समय वोट नहीं दे सकता था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के बराबर जो अधिकार होते हैं अर्थात नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था।
अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। अर्थात उस समय जो व्यक्ति पैदा हुए थे, सारे व्यक्तियों को उस समय यह अधिकार प्राप्त थे जन्म से ही, कोई भी किसी भी अधिकार को नहीं छीन सकता था। और ये जो अधिकार थे, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, दोनों को समान रूप से दिए गए थे इन अधिकारों को। राज्य का यह कर्तव्य माना गया था कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की शासन के द्वारा रक्षा की जाएगी। उस समय जो राजनीतिक प्रतीक थे वह किस हिसाब से मायने रखते थे, उन प्रतीकों का उनके जीवन में क्या महत्व था, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। साथ ही आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 12 पर भी इन चिन्हों को देख सकते हैं, इन प्रतीकों को देख सकते हैं कि ये किस बात के द्योतक थे। जैसे कि पहला जगह है कि टूटी हुई जंजीर बताई गई है। फ्रांस में जो चिन्ह मिले हैं, जो प्रतीक मिले हैं, वो किसके द्योतक थे? अर्थात टूटी हुई जो जंजीर थी वह दासों को बांधने के लिए जंजीरों का उस समय प्रयोग किया जाता था कि जंजीर से दास को बांधा जाता था। लेकिन टूटी हुई जंजीर इस बात का या इस प्रतीक का चिन्ह था कि हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। टूटी हुई हथकड़ी बताई गई है, यह उनकी आजादी का प्रतीक बताया गया है। वहां के जो नागरिक थे जिनको बंदी बनाकर रखा जाता था। दूसरा है छड़ों का बर्छीला कट्ठर, वो सारी छड़ें एक साथ बांधी गई है। तो वह किस प्रकार से थी कि अकेले छड़ को आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। ये आपने एक हिंदी के अंतर्गत नैतिक शिक्षा के अंतर्गत एक कहानी भी सुनी होगी कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो इसमें इसके बारे में बताया गया है कि अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है जबकि पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। अर्थात एकता में ही क्या है? शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है, संगठन में शक्ति होती है, इसलिए सभी को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। आगे बताया गया है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। एक त्रिभुज बनाया गया है, उसके अंतर्गत एक आंख बनाई गई है जो कि रोशनी बिखेरती हुई है, अर्थात खुली आंख उसमें बताई गई है। तो सर्वदर्शी आंख का ज्ञान प्रतीक है, साथ ही सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। आगे बताया गया है राजदंड, इसमें अर्थात ये शाही सत्ता का प्रतीक है। एक लोहे का या लकड़ी का ऐसा बड़ा सा भाग होता है, पीछे पकड़ने का रहता है और इसको बताया गया है कि ये शाही सत्ता का प्रतीक है। आगे आप देखोगे कि एक सांप बताया गया है जो पूरी गोल आकृति में है, यहाँ पर उसका मुंह है सांप का और ये पतली सी पूंछ जो आ रही है वो सांप के मुंह में जाती हुई बताई गई है। यह इसका प्रतीक है कि समानता का प्रतीक। समानता का प्रतीक में आता है कि अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है। आगे आप देखोगे लाइक फ्राइजियन टोपी, अर्थात एक टोपी बताई गई है लाल कलर की, इसका अर्थ होता है दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। क्रिसमस पर आपने देखी होगी कि सेंटा क्लॉज होता है जो टोपी पहनता है, उस प्रकार की रेड टोपी होती है और उसी प्रकार से आगे से थोड़ी झुकी हुई रहती है। फिर आगे है नीला सफेद लाल, अर्थात तीन रंग जो बताए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है, ये तीनों ही रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। और डेनो वाली स्त्री अर्थात पंखों वाली एक स्त्री को बताया गया है जिसके हाथ में एक छड़ है और उड़ती हुई स्त्री को बताया गया है, अर्थात कानून का यह मानवीय रूप है। विधिपट अर्थात इस प्रकार से गोले में यह भाग बताया गया है, इसको बताया गया है कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। तो आज जो मैंने आपको राजनीतिक प्रतीकों के बारे में बताया है, साथ ही उभरते मध्य वर्ग में जो विशेषाधिकार थे उनके अंत के समय क्या कल्पना की गई थी और जो महत्वपूर्ण तिथियां है वह मैंने आपको बताई कि इन तिथियों पर क्या क्या घटनाएं उस समय हुई थी। तो आज के द्वारा दी गई वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। फिर भी अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है, कोई समस्या आती है तो आप सबके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि अगली वीडियो में कुछ सुझावों को मैं सुनकर समझकर और आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।